हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ द जुलाई करंट अफेयर्स। और इसमें हम जानेंगे हिस्ट्री एंड कल्चर से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कुछ इवेंट्स जो हुए हैं रिसेंट पास्ट में। तो आज हम जानते हैं इन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में और इनमें हिस्ट्री में क्या है और कल्चर से रिलेटेड क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आज हम इन 12 टॉपिक्स में से सेकंड पार्ट करने वाले हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर। इंडियन पॉलिटी की वीडियो अपलोड कर दी गई है, वो आप देख सकते हैं, जो कि लिंक आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, उसको क्लिक करके। तो आज कौन कौन से टॉपिक्स हम देखने वाले हैं? मपीला रिबिलियन के बारे में जानेंगे, बाल गंगाधर तिलक एंड चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में जानेंगे, तिरुकुरल एंड संगम लिटरेचर के बारे में जानेंगे, धामा चक्र डे सेलिब्रेशंस के बारे में जानेंगे, बुद्धिज्म से रिलेटेड नोबल ट्रुथ्स एंड एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म के बारे में जानेंगे, मंगोलियन कंज्यूर मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में जानेंगे, और लाइफ साइज बुद्धा एक जो थी स्टैच्यू पाकिस्तान के अंदर उसको वेंडलाइज किया गया है, उससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले मपीला रिबिलियन के बारे में जान लेते हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट बना रिसेंट पास्ट में, वो देख लेते हैं। तो एक फिल्म प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है एक रिबेल लीडर के ऊपर, इस रिबिलियन के, जिनका की नाम था वरी यंकुना कुंज मोहम्मद हाजी जी के ऊपर एक फिल्म अनाउंस की गई है और इसको ऑब्जेक्ट करा है राइट विंग ग्रुप को में केरला के अंदर। और इसी साल में पीला रेबिलियन के ऊपर 3 और फिल्म्स बनाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये 100th ईयर एनिवर्सरी है ये मपीला रेबिलियन की। 1921 में ये हुआ था, तो इसलिए 100 साल पूरे हो रहे हैं 2020 के अंदर, इसलिए 3 और मूवीज बनाई जानी है इस टॉपिक के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है। तो ये था क्या, ये देख लेते हैं। इसको मलाबार रिबिलियन के नाम से भी जाना जाता है। मलाबार एक केरला जो प्रेजेंट डे है उस रीजन को मलाबार रीजन कहा जाता था, इसलिए इसका नाम मलाबार रेबिलियन पड़ा। इसके अंदर क्या हुआ था, जो साउथ मलाबार के लोग थे जो कि प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम्स थे, उन्होंने 6 महीने तक स्ट्रगल की थी इसके खिलाफ, अपने लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ और ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो इसके 3 मेजर स्टैंड थे या कॉजेज आप कह सकते हैं। एग्रीकरियन इश्यूज थे, जो एग्रीकरियन सिस्टम था उस समय, जो किसानों को दबाया जाता था लॉर्ड्स द्वारा, उनको बहुत तंग किया जाता था, उनसे वसूल किए जाते थे, बेगार फॉर्म ऑफ जो एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं वो कराया जाता था। तो इन सब रीजंस की वजह से जो टेनेंट्स थे वो वहाँ के बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड थे, और इसीलिए टेनेंट्स ने ये वेज करा था रिबिलियन अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स, जो कि थे मेजॉरिटी अपर कास्ट हिंदूज। और ये अपर कास्ट हिंदू जो थे, ये जो रेंट कलेक्ट करते थे मुस्लिम टेनेंट्स से, ये कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ब्रिटिशर्स को उनका हिस्सा देते थे। तो ये एक तरह से बन गया था टेनेंट्स वर्सेस लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा स्टैंड क्या था, उसी समय खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी, तो ये भी उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे और ये एक तरह से इस मूवमेंट का पार्ट बन गया था। तो ये 3 मेजर स्टैंड थे या कॉजेज थे इस मपीला रेबिलियन के। तो मौलाना शौकत अली एंड महात्मा गांधी जी ये विजिट करा था मलाबार रीजन को अगस्त 1920 में, जिसकी वजह से मुस्लिम्स जो थे बहुत अट्रैक्ट हुए थे उनकी विजन से, और उन्होंने ज्वाइन की थी खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब ये खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मैंने आपको लास्ट मंथ के जून के जो फर्स्ट वीडियो है करंट अफेयर्स की, उसमें बताया है। इनके 100 ईयर्स हुए थे, तो उनके बारे में मैंने आपको डिटेल दी है, दोस्तों को आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको क्लिक करके। ठीक है, तो ये कैसे शुरू हुआ था? ये खिलाफत मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए जो ब्रिटिशर्स ने अपनी फोर्स लगाई थी दबाने के लिए इस रेबिलियन को, उसकी रेजिस्टेंस की फॉर्म में ये शुरू हुआ था। कहाँ पे? एरनाड एंड वेलुवनाड तालुक्स ऑफ साउथ मलाबार रीजन। नाम आपको तालुक्स की याद करने की इसमें जरूरत नहीं है। साउथ मलाबार रीजन में ये शुरू हुआ था एज अ रेजिस्टेंस टू द सप्रेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट बाय द ब्रिटिशर्स। तो जो मुस्लिम टेनेंट्स है उनको मपीलास भी कहा जाता है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो सिंबल्स हैं ब्रिटिशर्स के, गवर्नमेंट्स के,
ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको अटैक करना शुरू करा। तो उन्होंने पुलिस स्टेशन को कंट्रोल करा अपने एरिया में, गवर्नमेंट ऑफिस पे कब्जा कर लिया, कोर्ट्स पे कर लिया, गवर्नमेंट की ट्रेजरीज लूटी। तो ये सब एक 6 महीने तक चलता रहा साउथ मलाबार रीजन में। और ये एंड में आते आते ये कम्युनल वायलेंस की फॉर्म ले ली, मुस्लिम टेनेंट्स वर्सेस हिंदू लैंडलॉर्ड्स, जो कि जमींदार थे उस एरिया के, हिंदूज थे, और जो उनके किराएदार थे जो कि रेंट देते थे उस ज़मीन को कल्टीवेट करने के लिए, टेनेंट्स थे, वो थे मेजॉरिटी मुस्लिम्स। तो ये एंड होते होते ये कम्युनल इसने फेस एक्वायर कर लिया था। तो अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक एंड चंद्रशेखर आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी थी। तो इसके अंदर न्यूज़ क्या थी कि पीएम, वाइस प्रेसिडेंट एंड लीडर्स अक्रॉस पार्टी लाइंस, इन सब ने ट्रिब्यूट पे किया था इन दो फ्रीडम फाइटर्स को ऑन द बर्थ एनिवर्सरीज, और दोनों का ही बर्थ एनिवर्सरी होता है 23 जुलाई को। तो अब इन लीडर्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में जान लेते हैं पहले। ये बॉर्न हुए थे एज केशव गंगाधर तिलक ऑन 23 जुलाई 1856 को, और ये एक पार्ट थे लाल बाल पाल ट्रायम्विरेट, ठीक है। तो ये इनका पार्ट थे लाल बाल और पाल। तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये थे बाल लाल पाल के तीनों, एक पार्ट थे इसका। और इनको माना जाता है फर्स्ट लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और ब्रिटिशर्स इनको क्या बोलते थे, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये इनको ब्रिटिशर्स ने नाम दिया था, इंडियन अनरेस्ट के ये फादर माने गए थे। और लोग इन्हें किस नाम से जानते थे, लोकमान्य तिलक। ये भी आपने सुना होगा, लोकमान्य तिलक बोलते थे इनको। इसका मतलब क्या है, लोकमान्य, यानी कि जो पब्लिक को एक्सेप्ट है एज ए लीडर, वो पर्सन। तो लोकमान्य तिलक ये थे इनका निकनेम। अब महात्मा गांधी जी इनको बोलते थे मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, जवाहरलाल नेहरू जी बोलते थे फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। ये कुछ टाइटल्स है जो इनको दिए गए थे, ठीक है। तो ये सबसे पहले फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने कंसेप्ट ऑफ स्वराज को प्रमोट किया था, और इन्होंने कोट भी दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये फर्स्ट प्रोपोनेंट थे स्वराज के। और इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर्स इन्होंने 2 शुरू करे थे लास्ट डेकेड ऑफ 1900 में, यानी कि 1890s में इन्होंने शुरू करे थे, केसरी इन मराठी एंड मराठा इन इंग्लिश। तो ये 2 न्यूज़पेपर आपको याद कर लेना है कि इन्होंने शुरू करे थे, केसरी इन मराठी एंड मराठा इन इंग्लिश। इसके थ्रू ये स्वराज की अपनी आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाते थे, ठीक है। और ये स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को सपोर्ट किया था इन्होंने, जो 1905-1906 के अराउंड हुई थी। और इन्होंने फाउंड की थी ऑल इंडिया होम रूल लीग इन 1916-1918 में, होम रूल लीग बनाई थी। और इसकी जो दूसरी पार्ट थी वो एनी बेसेंट ने बनाई थी होम रूल लीग की। और ये एक मॉडरेट कांग्रेस लीडर थे। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, आपको पता ही होगा। तो ये मॉडरेट पार्ट में आते थे, मॉडरेट लीडर थे ये। और इन्होंने लिखी थी एक किताब श्रीमद् भगवद गीता रहस्य। जब इनको जेल भेज दिया गया था, ब्रिटिशर्स ने इनको जेल भेज दिया था मैंडले में, तो इन्होंने ये किताब लिखी थी श्रीमद् भगवद गीता रहस्य। और इनकी डेथ कब हुई थी, अगस्त 1, 1920 को। नेक्स्ट लीडर के बारे में जान लेते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में। ये बॉर्न हुए थे 23 जुलाई 1906 में, और ये कहाँ पे हुए थे, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट एमपी में। इनका नाम था आज़ाद। इन्होंने सेल्फ अपने नाम के आगे लगाया था आज़ाद, क्योंकि ये अपने आप को फ्री मानते थे, किसी के अधीन नहीं मानते थे। और ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925 में जो हुई थी, एक ट्रेन लूटी गई थी ब्रिटिशर्स की ट्रेजरी की, उसके अंदर से इन्होंने कुछ पिस्तौलें भी लूटी थी गवर्नमेंट की। तो ये सब इसमें ये इन्वॉल्व थे, काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925। और ये एक ट्रेन अटेम्प्ट हुआ था ट्रेन को ब्लो अप करने का 1926 में वॉइसरॉय की, उसमें भी ये इन्वॉल्व थे। और वो कौन से वॉइसरॉय थे ये पूछा जा सकता है, लॉर्ड इरविन थे उस समय हमारे वॉइसरॉय इंडिया के। उनको उनकी ट्रेन को उड़ाने की इन्होंने एक साजिश की थी। इन 1928 इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो थी उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करा था एज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA आफ्टर द डेथ ऑफ द फाउंडर राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने शुरू कर दी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट करके उसको बना दिया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन
आर्मी, जिसमें कि आप जानते होंगे कि भगत सिंह जी भी एक मेंबर थे HSRA के। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट की थी। फिर ये इन्वॉल्व थे JP सॉन्डर्स, उनकी शूटिंग में भी ये इन्वॉल्व थे। और इन किस लिए की गई थी? लाला लाजपत राय की किलिंग को अवेंज करने के लिए की गई थी। ही डाइड एट आज़ाद पार्क इन इलाहाबाद, डाइड इन 27 फरवरी 1931। उस पार्क का नाम इलाहाबाद में था एल्फ्रेड पार्क, और उसको रीनेम कर दिया गया चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। तो प्रयागराज में इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी जब एक इनको घेर लिया था पुलिस ने। एक जो इनके साथी थे वो इनके अगेंस्ट हो गए थे और इन्फॉर्मेशन लीक कर दी थी, इन्होंने अपने आप को वहां पे शूट कर लिया था। अगली न्यूज पे आते हैं, तिरुकुरल। ये क्या है ये देख लेते हैं। ये न्यूज में क्या होता है कि PM ने अर्ज किया है कि इंडिया के सारे यूथ को ये तमिल क्लासिक रीड करनी चाहिए, तिरुकुरल। तो ये तमिल है सबसे पहली बात, और इसका इंग्लिश वर्जन उन्होंने कहा है कि सबको रीड करना चाहिए, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है। तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन, वो क्या क्या है ये देख लेते हैं। ये किससे रिलेटेड है? तिरुकुरल, ठीक है। तो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका जो नाम है वो है सेक्रेड वर्सेस। तो सेक्रेड वर्सेस पूछा जा सकता है किसका? एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है तिरुकुरल, और ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1840 में। इसमें है क्या? 1330 शॉर्ट कपलेट्स हैं, 7 वर्ड का हर है जिसको कि कहा जाता है कुरल। तो 7 वर्ड का एक कपलेट है, उसको कहा जाता है कुरल्स, और 1330 टोटल है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा तिरुकुरल, ठीक है। तो ये वर्क ऑन एथिक्स है, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 बुक्स हैं इसके ऊपर। बुक ऑन वर्च्यू यानी धर्मा के ऊपर बुक, जो कि डिफाइन करती है कि पर्सन के अंदर मोरालिटीज या वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इसीलिए PM ने कहा है आप इसे रीड करिए, इसको वर्च्यूज को इम्बाइब करिए अपनी लाइफ में। पॉलिटी पे एक बुक है जिसके अंदर सोशो इकोनॉमिक वैल्यूज डिफाइन करते हैं ये। और लव के ऊपर एक बुक है जिसमें कि डिटेल्ड टीचिंग्स हैं लव के ऊपर, ठीक है। और ये लिखा किसने था? ये अभी अनसर्टेन है किसने लिखा था, पर ये माना जाता है, जो कि हिस्ट्री के जानकार है वो मानते हैं कि थिरुवल्लुवर ने ये बनाई थी। तो इनके राइटर कौन है ये पूछा जा सकता है, थिरुवल्लुवर, ये हैं तिरुकुरल के राइटर। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। और ये पार्ट है संगम लिटरेचर का। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाट इज संगम लिटरेचर एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। ये UPSC के मेन एग्जाम से पूछा जा चुका है। तो संगम लिटरेचर का ये पार्ट है। ये क्या होता है संगम लिटरेचर, मैं आपको आगे बताता हूँ। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि थिरुकुरल से PM ने कोट भी किया था जब वो अभी जुलाई की बिगनिंग में लेह गए थे, तो सोल्जर्स को जब उन्होंने एड्रेस किया था तो थिरुकुरल में से उन्होंने कुछ कोट भी किया था। इसलिए ये तमिल क्लासिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो संगम लिटरेचर के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि संगम लिटरेचर है क्या, किसे कहते हैं संगम लिटरेचर। तो संगम संस्कृत में इसका मतलब होता है, संगम मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन्स या एसोसिएशन। ग्रुप ऑफ पर्सन्स को कहा जाता है संगम या संगम, ये इसका मीनिंग है संस्कृत के अंदर। तो ये उन वर्क्स को कहा गया है, उन बुक्स को कहा गया है, उन पोएम्स को कहा गया है जो कि 3 डिफरेंट पीरियड्स में मदुरई के पास जो लोग इकट्ठे हुए थे, पोएट्स इकट्ठे हुए थे, उन्होंने जो मीटिंग्स हुई थी उनकी, उसके अंदर से जो पोएट्री निकल के आई, उसके अंदर से जो वर्क्स निकल के आए, लिटरेरी वर्क्स, उनको कहा गया संगम लिटरेचर। और ये किसकी पेट्रनेज के अंदर थे? पांड्यन किंग्स के अंदर। तो पांड्यन किंग्स जो थे उनके अंदर जो मेनली थे BC से 330 AD के टाइम पे, उस जो कि 3rd संगम माना गया है, उसके अंदर जो लिटरेरी वर्क निकल के आया उसको कहा गया है संगम लिटरेचर। और इसके अंदर 473 पोएट्स ने कंट्रीब्यूट किया था और 102 एनोनिमस थे उसके अंदर। और ये पोइट्री किसके ऊपर थी? कल्चर के ऊपर। उस समय का कल्चर क्या था उस एरिया में, उसके लोगों का क्या कल्चर था, लोग कैसे थे, और सिर्फ सेकुलर एस्पेक्ट्स के ऊपर था। तो एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि संगम लिटरेचर इज ऑन द रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन पांड्यन डेज। तो ये गलत था कि सही है, ये पूछा गया था। तो ये रिलीजियस एस्पेक्ट्स नहीं था, सेकुलर एस्पेक्ट्स के ऊपर था संगम लिटरेचर, ठीक है। तो ये ब्रीफ ओवरव्यू है संगम लिटरेचर का। अगला, धर्म चक्र दे सेलिब्रेशन या धाम चक्र दे
सेलिब्रेशन एक ही बात है। तो ये न्यूज़ में क्या था कि प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद ने इनॉग्रेट किया था धर्म चक्र डे सेलिब्रेशन ऑन असद पूर्णिमा ऑन 4 जुलाई 2020। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसने पार्टनरशिप की थी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ, और ये डे सेलिब्रेट किया गया था 4 जुलाई को। तो असद पूर्णिमा क्या है? असद पूर्णिमा फॉल्स ऑन द फर्स्ट फुल मून डे, पहली फुल मून डे ऑन द मंथ ऑफ असद। असद एक महीना है इंडियन कैलेंडर के हिसाब से। तो उस दिन जो उसकी मंथ की पहली फुल मून डे होता है उस दिन मनाई जाती है, और श्रीलंका में इसको एसाला पोया कहा जाता है, और थाईलैंड में इसे असहाना बहुचा कहा जाता है। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, असद पूर्णिमा को होता है, ये आपको याद रखना है। और ये सबसे सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है बुद्धिस्ट के लिए आफ्टर बुद्ध पूर्णिमा। तो सबसे इंपॉर्टेंट डे बुद्ध पूर्णिमा, वैसाख जिसे कहते हैं, वो होता है बुद्धिज्म रिलीजन के हिसाब से। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है धर्म चक्र डे या धम्म चक्र डे सेलिब्रेशंस ऑन असद पूर्णिमा। अब ये क्यों मनाया जाता है ये देखते हैं, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है कि, या इसके पीछे कल्चर अगर से हम रिलेट करें बुद्धिज्म से तो क्या है इसके पीछे राज। तो बुद्धा फर्स्ट टीचिंग आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट टू द फर्स्ट 5 ascetic डिसाइपल्स। तो बुद्धा ने जब एनलाइटनमेंट अटेन की थी, जब उसके बाद उन्होंने जो अपना पहला सरमन दिया था 5 डिसाइपल्स को, कहाँ पे दिया था? डियर पार्क ऋषि पताना करंट डे सारनाथ। तो सारनाथ के अंदर जो उन्होंने पहला सरमन दिया था वो दिया था फुल मून डे ऑफ असद। तो ये असद पूर्णिमा वाले दिन दिया था सारनाथ के अंदर, जो कि अभी यूपी में है, वाराणसी के पास। तो फर्स्ट सरमन को ये सेलिब्रेट करता है डे बुद्धिज्म का। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि धम्म चक्र डे सेलिब्रेशन किसको मनाया जाता है, किसको सेलिब्रेट करता है? तो इट सेलिब्रेट्स द फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट। ठीक है, और इस टीचिंग को नाम दिया गया है धर्म चक्र परिवर्तना सूत्र इन संस्कृत। तो संस्कृत में ये कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तना, और पाली में कहा जाता है धम्म चक्र पवर्तना सूता। तो धर्म चक्र परिवर्तना पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, धर्म चक्र परिवर्तना। ये कहा जाता है फर्स्ट सरमन को, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या है? फर्स्ट टर्निंग ऑफ व्हील्स ऑफ धर्मा। ये इसके अंदर बुद्धा ने जो धर्म चक्र परिवर्तन जो स्पीच जो फर्स्ट सरमन में कह रहा हूं, उसके अंदर 4 नोबल ट्रुथ्स बताए थे और नोबल 8 फोल्ड पाथ बताई थी टुवर्ड्स अटेनिंग एनलाइटनमेंट। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि नोबल ट्रुथ्स क्या है बुद्धिज्म के, और 8 फोल्ड पाथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप एथिक्स के पेपर में भी आपके लिए जो GS4 का है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। तो और इसको बहुत बुद्धिस्ट और हिंदू सेलिब्रेट करते हैं गुरु पूर्णिमा के नाम से भी, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देयर गुरुस। अपने गुरुस के लिए रिस्पेक्ट भी देते हैं इस डे पे। अब 4 नोबल ट्रुथ्स देख लेते हैं क्या क्या है बुद्धिज्म के। ये धर्म चक्र परिवर्तना वाले सरमन में बुद्धा ने बताए थे। तो क्या है? पहला दुख है, सफरिंग है, दुनिया के अंदर दुख है, समुदाय है, या फिर ओरिजिन ऑफ दुख। ओरिजिन क्या है दुख का वो भी बताया था इस सरमन के अंदर। क्या है? क्रेविंग, डिजायर या अटैचमेंट। तो डिजायर जो है, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो ही दुख का कारण है, ये कहा गया था इस सरमन के अंदर। और उसको मिटाना कैसे है दुख को, वो भी बताया था कि अगर आप डिजायर्स को खत्म कर देंगे अपने, तो आपका दुख अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो इसको कहा गया था थर्ड नोबल ट्रूथ यानी निरोध, उसको खत्म कैसे करना है। और फोर्थ है मार्ग यानी कि मार्ग, कि क्या मार्ग है जिससे कि हम अचीव कर सकते हैं अपनी दुख को खत्म करने के लिए, तो वो मार्ग भी बताया गया था। तो ये 4 हैं नोबल ट्रूथ्स ऑफ बुद्धिज्म, दुख, समुदाय, निरोध एंड मार्ग। अगला 8 फोल्ड पाथ्स ऑफ बुद्धिज्म, ये भी बताया गया था कि 8 फोल्ड पाथ क्या है, कि कैसे जो इंसान है वो क्या क्या प्रैक्टिस करके संसार की जो है उससे लिबरेशन पा सकता है। रीबर्थ का जो साइकिल हम बोलते हैं, मरण फिर दोबारा बर्थ, उस साइकिल से कैसे अपने आप को मुक्त कर सकता है और मोक्ष पा सकता है, ये 8 चीजें कहा है बुद्धिज्म ने और बुद्धा ने इस धर्म चक्र
सरमन में। तो क्या क्या है ये एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाई है, आप देख सकते हैं फटाफट। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, सही सही सोचेंगे हम, सही बोलेंगे हम, सही काम करेंगे हम, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट डालेंगे हम किसी भी काम में, राइट माइंडफुलनेस, और लास्टली राइट कंसंट्रेशन। तो ये 8 चीज़ें फॉलो करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको 4 नोबल ट्रुथ्स बताए हैं और 8 फोल्ड पाथ बताई है, ये आपके एथिक्स पेपर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और कल्चर में जो है पार्ट ऑफ फन ऑफ जीएस फन में। ठीक है, तो ये मैंने आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड बता दिए हैं इसमें। लास्टली मैं आपको 4 मेन बुद्धिस्ट प्लेसेस बता देता हूँ क्या क्या है। तो बुद्धा का बर्थ कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, जो कि प्रेजेंट डे नेपाल में है। ये इंपॉर्टेंट है, चारों प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। एनलाइटनमेंट का अटेन की थी बोध गया, यानी कि महाबोधि ट्री के अंदर, वहां पे एक टेम्पल भी है। आप बोध गया है बिहार के अंदर। फर्स्ट सरमन, ये मैंने आपको बताया, धर्म चक्र परिवर्तना जिसे कहते हैं, वो है सारनाथ में, यूपी के अंदर, वाराणसी से 10-15 किलोमीटर पे है ये। और लास्टली बुद्धा ने निर्वाणा कहाँ अचीव किया था, यानी कि डेथ कहाँ हुई थी उनकी? कुशीनगर के अंदर। तो ये भी है यूपी के अंदर। तो ये 4 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लुम्बिनी, बोध गया, सरमन वाला सारनाथ, और परिनिर्वाणा का श्रीनगर। 2-3 टॉपिक रह गए, फटाफट से देख लेते हैं। मंगोलियन कंजूर मैन्युस्क्रिप्ट्स या मंगोलियन कंग्यूर मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं इन्हें, तो ये न्यूज में थी, देख लेते हैं। फर्स्ट 5 रीप्रिंटेड वॉल्यूम्स ऑफ मंगोलियन कंजूर मैन्युस्क्रिप्ट्स रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और इन्होंने धर्म चक्र डे सेलिब्रेशंस के अंदर ये रिलीज की थी मंगोलियन कंजूर मैन्युस्क्रिप्ट्स, और इन्होंने जो एम्बेसडर हैं मंगोलिया के इंडिया में, उनको ये सौंप दी थी 5 वॉल्यूम्स। ठीक है, तो ये क्या होती है मंगोलियन कंजूर स्क्रिप्ट्स, ये देख लेते हैं। इट इज बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट, बुद्धिज्म से रिलेटेड ये टेक्स्ट है, 108 वॉल्यूम्स के अंदर है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट माना गया है मंगोलिया के अंदर। ठीक है, तो 108 में से सिर्फ हमने भाई 5 ही रीप्रिंट किए हैं। कंज्यूर का मतलब होता है कंसाइज ऑर्डर्स, इसके बुद्धा के ऑर्डर्स हैं, ये मंगोलियन लैंग्वेज के अंदर हैं ये, इसलिए मंगोलियन कंज्यूर कहा गया है। और इसे रीप्रिंट किया गया है नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स अंडर डायरेक्शन ऑफ प्रोफेसर लोकेश चंद्र। तो नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर इसे प्रिंट किया गया है, और 108 हम सारी वॉल्यूम्स इसको पब्लिश कर देंगे 2022 तक, सेम इसी मिशन के अंदर। तो अभी 5 ही करी है हमने पहली, 108 की 8 हम करेंगे इस मिशन के अंदर पब्लिश। अब इस मिशन के बारे में देख लेते हैं कि ये मिशन नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स लॉन्च किया गया था फरवरी 2003 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। ठीक है, और ये किस लिए है, इसका काम क्या है? डॉक्यूमेंट करना, कंजर्व करना, और जो नॉलेज है इन मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर, पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर, उसको डिसिमिनेट करना पीपल के अंदर, इन लोगों के अंदर उस नॉलेज का विस्तार करना। तो उसके अंदर इसको पब्लिश किया गया है। अब मंगोलियन जो बुद्धिस्ट हैं वो कंज्यूर्स को अपने टेम्पल्स में रखते हैं, और डेली के डेली इसके अंदर से लाइंस रिसाइट करते हैं भगवान के लिए। तो ये सेक्रेट रिचुअल के अंदर इसको बोला जाता है, जैसे कि हम पूजा करते हैं वैसे ही ये इनके अंदर जो लिखा हुआ है वो बोलते हैं, रिसाइट करते हैं, एक पूजा करते हैं बुद्धिज्म के अंदर। तो एक आप जान सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और ये तिब्बतियन लैंग्वेज से ट्रांसलेट की गई हैं, और ये हर मोनेस्ट्री में है मंगोलिया के अंदर, और ये क्लासिकल मंगोलियन लैंग्वेज के अंदर है अब प्रेजेंट। और ये क्या शोकेस करता है? इंडिया सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, इंडिया की जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है उसके अंदर इसको ये मिशन आता है, और ये मंगोलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स उसी के अंडर पब्लिश की गई हैं। लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं आपके, लाइफ साइज बुद्धा स्टैचू वैंडलाइज्ड इन पाकिस्तान। तो एक लाइफ साइज बुद्धा स्टैचू मिली थी बहुत पुरानी पाकिस्तान के अंदर, उसको तोड़ दिया वहाँ के लोकल ने मौलवी के डायरेक्शन पे, उसके बारे में जान लेते हैं। तो एक स्टैचू डिस्कवर की गई थी तहसील तख्तबाई इन मारदन डिस्ट्रिक्ट इन पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट पख्तूनख्वा प्रोविंस के अंदर। तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जिसको बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोलते थे जिसको इंडिपेंडेंस से पहले, उसके अंदर जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है, उसके अंदर ये स्टैचू मिली थी, और इसका पुराना नाम है गंधारा। तो 3 रीजन्स अगर आप पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी की आर्ट एंड कल्चर की किताब है, उसके अंदर 3 रीजन्स हैं बेसिकली जो कि
बुद्धा की जो स्टैचूज़ हैं उसके बेसिस पे हैं कि अलग अलग स्टैचूज़ बनाई जाती थी इन तीनों रीजन में, उसके अलग अलग फीचर्स हैं। तो वो आप एनसीईआरटी की आर्ट एंड कल्चर वाली बुक में देख सकते हैं। तो तीन कौन कौन से रीजन थे? गंधारा रीजन, मथुरा रीजन और अमरावती रीजन। तो तीन स्टैचूज बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धा की, वो आप डिटेल में उस बुक में से देख सकते हैं। तो इस रीजन को गंधारा रीजन कहा जाता है। तो आप जान सकते हैं कि ये स्टैचू की कितनी इंपॉर्टेंस थी ये, जिसको अभी तोड़ा गया है। ये 1700 साल पुरानी स्टैचू थी, ठीक है। अब इससे एक रिलेटेड फैक्ट बता देता हूँ कि 2001 में तालिबान ने दो बुद्धा स्टैचूज, जो कि बहुत बड़ी थी, 170 फीट और 115 फीट, कितनी बड़ी बड़ी माउंटेन के अंदर पत्थर को कार्व करके बनाई गई थी, जो मैं आपको फोटो भी आपको दिखाई है, बामियान अफगानिस्तान में। ये बुद्धा ऑफ बामियान से फेमस है, आप गूगल करेंगे आपको बहुत आसानी से मिलेगा बुद्धा ऑफ बामियान। तो इस स्टैच्यूज को उन्होंने गोलियों बारूद से उड़ा दिया था, इसके अंदर बम फिट करके तोड़ दी गई थी। आप देख सकते हैं, इसको रीस्टोर फिर करा गया। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, जिसका क्या नाम था, द कल्चरल लैंडस्केप एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ बामियान वैली। तो बुद्धा ऑफ बामियान से आप सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी स्टैच्यूज को डिस्ट्रॉय कर दिया था उस समय तालिबान ने भी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, इंडियन कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स था, जो कि न्यूज़ में रहे हैं इस जुलाई के महीने में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इसे, एंड अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वही एक हमारा एक एक्चुअल रिवॉर्ड है इतनी मेहनत का। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस से रिलेटेड जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।